नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का टाइटल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम और ओनर्स दोनों तरीके के बच्चों को सेमेस्टर 5 के अंदर ऑफर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर से कर रहे हैं, एसएल से कर रहे हैं या एनसी वेब से कर रहे हैं। तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपका सिलेबस भी सेम रहने वाला है, पेपर पैटर्न भी सेम रहने वाला है, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल भी माय डियर फ्रेंड्स सेम रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, 90 नंबर के पेपर के अंदर 5 यूनिट का आपका सिलेबस है। पांचों यूनिट के अंदर अगर आप लोग सबसे किसी आसान कोई यूनिट पकड़ते हैं तो वो है आपका यूनिट नंबर 5। एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर ना तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, केवल 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और थ्योरी भी बिल्कुल आसान रहने वाली है। और यूनिट की तरह यूनिट नहीं है, आप लोग समझिएगा एक छोटे से चैप्टर की तरह ये पूरी यूनिट रहने वाली है, और आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूरा 10% कंट्रीब्यूट करेगी। और अगर आप लोग आज की वीडियो पूरी देखते हैं, इस सेशन को अच्छे से अटेंड करते हैं, तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट 5 को वन शॉट के अंदर जब मैं आपको कवर कराऊंगा तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। न केवल कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी मिलेगा, बल्कि आप लोग न्यूमेरिकल को भी सोल्व करना सीख जाएंगे। जो 2 न्यूमेरिकल हैं उनको भी हम आज की वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो आपका 9 नंबर का ये यूनिट आने वाला है, 10% कंट्रीब्यूट करने वाला है, उसके अंदर जो सवाल आएगा उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और एक एक चीज को हम लोग पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, पहले टाइटल अगर आप लोग देखना चाहे तो ये है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट के नाम से ये यूनिट है। अगर आप लोग अपनी किताब के अंदर देखेंगे तो आपको इसका जो टाइटल मिलेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से भी इसको पढ़ाया जाता है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट यूनिट का टाइटल है। उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को पढ़ना है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना है कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसके अलावा आपको देखना है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, और यहाँ पे जो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इसके अंदर आप लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को पढ़ने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस है, एसएल, रेगुलर, एनसी वेब, तीनों के लिए 2025 के अकॉर्डिंग आपको इस यूनिट के अंदर केवल ये टॉपिक करने हैं। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये आपका 5वां यूनिट है जिसका टाइटल है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो करीब करीब 10% कंट्रीब्यूट करने वाला है 90 नंबर के पेपर के अंदर, यानी कि यहां से आपको 9 नंबर का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलता है। और 40-45 मिनट में कवर होने वाला ये आसान सा यूनिट रहने वाला है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हमें इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसका क्या मतलब होता है। देखिए, अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर है ना अलग अलग डिवीजन हम लोग बना के चलते हैं, अलग अलग सेक्शंस हम लोग बना के चलते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सेक्शंस के मैनेजर को डिलीवर की जाती है कि आपको केवल इस सेगमेंट के अंदर, इस डिवीजन के अंदर इन पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना है। समझ में आया? तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अपने आप में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर एक मैनेजर एक पर्टिकुलर पार्ट या डिवीजन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया? यानी कि अलग अलग आपके डिवीजन बने होंगे, अलग अलग पार्ट बने होंगे। एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे अगर आप लोग कॉस्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपको ध्यान क्या देना है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिवीजन के लिए आपको अलग से मैनेजर मिलेगा, और वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सबसे पहले आपको कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है, सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अपने आप में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर कोई भी मैनेजर है वो
हेल्ड करता है, क्या होता है, हेल्ड करता है, रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस दे कंट्रोल, यानी कि जिस हिस्से को, जिस पार्ट को, जिस डिवीजन को वो कंट्रोल कर सकता है ना, उसी की एक्टिविटी और उसके अंदर होने वाले हर एक घटना के लिए वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली क्या करता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करता है। दिस इज कॉल्ड द, इसी को आप लोग क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर है, जहां पे एक पर्टिकुलर मैनेजर जो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर प्रोवाइड किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो डिवीजन बनाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं ना, इनको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए लायबल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। एक और डेफिनेशन है जिसको गो थ्रू कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिनको क्या नाम दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स नाम दिया गया है, ठीक है। एंड ईच सेंटर्स इज हेडेड बाय ए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। ये जो आपका ईच सेंटर है, ये हेडेड कौन करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होगा, जो केवल उस डिवीजन के लिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए लायबल होगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेंटर इज मेजर्ड एंड द इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोलेबल कॉस्ट, रेवेन्यू एंड द इन्वेस्टमेंट। यानी ये क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेंटर, कौन से सेंटर की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और उसको देखिए, परफॉर्मेंस को एक तरीके से आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है और मेजर करना है। किस बेस पे मेजर करना है, कंट्रोलेबल कॉस्ट के बिहा पे, रेवेन्यू के बिहा पे और इन्वेस्टमेंट के बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक तरीके से इवैल्यूएट करना है और मेजर करना है। समझ में आया। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इट इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स और डिवीजन एंड द डिवीजन इज कॉल्ड द, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को हेड किया जाता है किसके द्वारा, एक पर्टिकुलर मैनेजर के द्वारा। और ये मैनेजर अपने हेड या डिवीजन के अंदर या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर होने वाली एक्टिविटी के लिए लायबल होता है। क्लियर, इसको क्या कहते हो आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हो। समझ में आया। तो बहुत बेसिक बातें हैं, एक बार आप लोग इस डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे तो आई होप की चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये की आइडिया क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, की आइडिया को अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकस करती है अकाउंटेबिलिटी, नोट द ब्लेम, यानी कि इनका मेन फोकस क्या रहता है कि हम लोग अकाउंटेबल रहे, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल रहे। जो पर्सन जिस हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जो डिवीजन एक पर्टिकुलर मैनेजर को प्रोवाइड किया है, वो उसके लिए अकाउंटेबल रहे, वो ब्लेम ना करें। समझ में आया ना। जैसे अगर आप एक सिंपल सी एग्जांपल से बात कर सकते हैं, लेट अस से मेरे पास कोई भी ए ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे अगर मैं सेल्स की बात करता हूं, ठीक है ना, एक आपका कॉस्ट की बात करता हूं, एक मैं आपके रेवेन्यू की बात करता हूं, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अगर ये आपके इंटरकनेक्टेड हो, यानी कि अलग अलग हम इनके डिवीजन ना करें और इनको कलेक्टिवली मैनेज करें, क्या करें, कलेक्टिवली आप क्या कर सकते हैं, मैनेज करें। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि मैनेजर के पास ऑप्शन होगा कि या तो रेवेन्यू पे ब्लेम कर सके, कॉस्ट पे ब्लेम कर सके। अगर ये सेल्स को देख रहा है, अगर ये कॉस्ट को देख रहा है, तो ये इन दोनों पे ब्लेम कर सकता है। इस ब्लेम से निपटने के लिए, यानी कि ये ब्लेम ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसीलिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब सिंपल सा लफड़ा ये है, सिंपल सा मुद्दा ये है कि एग्जैक्टली अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि हर एक बंदा अपने डिवीजन के लिए अकाउंटेबल हो, ना कि वो ब्लेम के लिए अकाउंटेबल हो। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वर्क बेस्ट इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये सबसे बेहतर कहां पे परफॉर्मेंस करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होती है वहां पे इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड होती है ना, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और की आइडिया ये है, ईच मैनेजर रिसीव परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलेटेड ओनली टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ये आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, जो जिसका डिपार्टमेंट है उसी से रिलेटेड उसको रिपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया से रिलेटेड उसको क्या मिलता है, रिपोर्ट मिलता है। और ये सारी चीजें हेल्प करती है किसके अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर। समझ में आया, आपको प्लानिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है और आपका परफॉर्मेंस को अगर इवैल्यूएट करना है ना, तो उसमें बहुत हद तक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो काफी हद तक हेल्प करती है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, टू फिक्स क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्टिविटी। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या फिक्स करना है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो जिस डिवीजन से बिलोंग करता है ना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि ये वाला फला बंदा है, इस डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के ऊपर रहेगी, दैट्स इट, इससे बाहर कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। and to improve the cost control and the efficiency, this is going to be very very important point। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे किसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास काफी हेल्प करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आगे देखिए, टू असिस्ट टॉप मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, डिसीजन मेकिंग में भी काफी हेल्प करती है, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत हद तक हेल्प करती है। टू मोटिवेट मैनेजर थ्रू द ऑटोनॉमी एंड द इवैल्यूएशन, अब आपके मैनेजर को यहाँ पे काफी हद तक मोटिवेशन फील होता है, किसकी वजह से, ऑटोनॉमी और इवैल्यूएशन की वजह से। टू लिंक द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिंक करने का काम कौन करता है, कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये आपकी माय डियर फ्रेंड्स एक छोटे सा आर्टिकल था जहां पर हम लोगों ने क्या समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, इसके क्या क्या की आइडिया हैं, और अगर आगे हमने क्या देखा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। तो यहां से आपको एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बन गई होगी कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, और ये चीजें माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलोगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिग्निफिकेंस आपको बताना है। सिग्निफिकेंस का मतलब जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्व, उसके अंदर उसका महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब भी क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है ना। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कॉस्ट कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है। मैनेजर का जो मैनेजर्स कंट्रोल ओनली व्हाट दे कैन इन्फ्लुएंस, ये आपका इसका की आइडिया है, वो जिसको बेहतर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसी डिवीजन का उसको मैनेजर बनाया जाता है। इसका मतलब जिसको बेस्ट तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ज्यादा बेटर डिसिप्लिन और इकोनॉमिक होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बेटर क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल होती है, ठीक है। सेकंड आप लोग क्या कह सकते हैं, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, माने जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है ना वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा, उसके अंदर इंप्रूव होगा, क्योंकि हर एक बंदा एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक डिवीजन, हर एक बंदा एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए लायबल होगा, तो यहाँ पे जो उसकी एक तरीके से इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हेल्प टू कंपेयर एक्चुअल वर्सेस द बजटेड रिजल्ट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके बाद अगला आपका सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, मोटिवेशन टू द मैनेजर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे मोटिवेशन टू मैनेजर होता है। फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे बेस्ट कहां पे काम करता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डिवीजन के ऊपर एक पर्टिकुलर मैनेजर की बात हो रही है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या रहेगा, अर्ली डिडक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये तो खैर एक आपकी प्लानिंग का भी हिस्सा हो जाता है, पहले ही प्रॉब्लम को भाप लेना, और लास्ट में क्या कह सकते हो, इनहांस गोल कॉन्ग्रुएंस, यानी आप लोग क्या करते हैं, इनहांस गोल कॉन्ग्रुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अलाइन करने का काम कौन करती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करती है। समझ में आया। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, की आइडिया क्या है, और हमने क्या समझा, इसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अपनी डेफिनेशन क्या है, इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में उतार लेना है। इस प्रेजेंटेशन को जब आप लोग एक दो तीन बार रीड करेंगे ना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा और आपको समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और एक बार अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया ना तो आगे हम चलेंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या होता है, हमने अभी भी पढ़ा
रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अलग अलग सेंटर्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं या डिवीजन बना देते हैं। जिन डिवीजन को एक पर्टिकुलर पर्सन, एक मैनेजर कंट्रोल करता है, इनको बोलते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और ये मेजरली 4 तरीके के होते हैं, इनको आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। समझ में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर द पार्ट और ए डिवीजन। मैंने बताया ना, ये क्या होते हैं? पार्ट और डिवीजन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर डिवीजन, उस पर्टिकुलर पार्ट की एक तरीके से परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर है? और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कितने तरीके के होते हैं? टोटल 4 तरीके के होते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कितने तरीके के होते हैं। कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। 4 तरीके के हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला कौन सा हो गया है आपका माय डियर फ्रेंड्स? पहला कॉस्ट सेंटर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये आपका कॉस्ट सेंटर हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया है? आपका रेवेन्यू वाला हो गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? रेवेन्यू सेंटर बनता है। तीसरा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे? आपका आप लोग जिसको कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एक आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी अलग अलग मैनेजर इन पर्टिकुलर चीजों की परफॉर्मेंस से ही जुड़े हुए होते हैं। और एक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? आप लोग कहेंगे सर एक आपका क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग क्या समझते हैं, अर्थ क्या समझते हैं? तो हम लोग कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज ए पार्ट और ए डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ मैनेजर इज लायबल फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके लिए कोई भी मैनेजर क्या होता है? लायबल होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए। एंड हियर वी कैन से दैट देयर आर द 4 टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज कॉस्ट सेंटर, सेकंड इज रेवेन्यू सेंटर, थर्ड इज जिसको आप लोग इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं, और फोर्थ क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा। याद रखिएगा, हर एक बंदा, जैसे कॉस्ट सेंटर की बात होती है तो यहाँ पे केवल और केवल लायबिलिटी कॉस्ट से रिलेटेड बनेगी, परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड बनेगी? कॉस्ट से रिलेटेड बनेगी। रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। जैसे अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है किससे जुड़ा हुआ है? एक्सप्लेन द कॉस्ट सेंटर। वैसे तो क्वेश्चन क्या आता है? आपको ये बताना है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, कितने तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। लेकिन कई बार सवाल ही आ जाता है कि केवल कॉस्ट सेंटर बताइए। कॉस्ट सेंटर इज वेयर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द कॉस्ट। एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा डिवीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका मैनेजर केवल और केवल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड्स? उसको आप लोग कॉस्ट सेंटर बोलोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर केवल और केवल कॉस्ट से रिलेटेड डीलिंग होती है। ठीक है, अगर आप लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कॉस्ट से रिलेटेड डीलिंग होती है। अगर आप लोग क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कॉस्ट से रिलेटेड डीलिंग होती है। अगर आप लोग स्टोर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड डीलिंग ही होती है। ये सारे किसके एग्जांपल है? कॉस्ट सेंटर के एग्जांपल है, ये आपको समझना है। ये सारे क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आपके कॉस्ट सेंटर से, इनको याद रखना है। चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, स्टोर डिपार्टमेंट हो, ये सभी की डीलिंग किसके साथ है? यहाँ पे जो मैनेजर होगा ना, यानी कि यहाँ पे जो आपको मैनेजर दिखेगा वो किसके लिए लायबल होगा? वो आपकी कॉस्ट के लिए लायबल होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द कॉस्ट सेंटर। इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? कॉस्ट सेंटर कहते हैं। एक चीज और आप लोग ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका वेरिएंस एनालिसिस होगा। फिर आप लोग क्या कहेंगे? बजटेड वर्सेस द एक्चुअल कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं, और आप लोग एफिशिएंसी रेशियो की बात करते हैं। आपको इनको डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको इतना ही लिख के आना है अगर एग्जामिनेशन के अंदर आता है, क्योंकि उसी हिसाब का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो cost center is a part or a division of your organization where the manager is only responsible for the cost। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉस्ट के लिए। उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर कहते हैं। वहीं अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स रेवेन्यू सेंटर की बात करते हैं तो रेवेन्यू सेंटर के अंदर आपको याद ये रखना है कि आपका जो मैनेजर है, जिस डिवीजन के अंदर जो मैनेजर है, वो केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस पे फोकस करेगा, वो रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस करेगा। जैसे अगर आप लोग सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मेजर फोकस रेवेन्यू के ऊपर होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मार्केटिंग डिवीजन की बात करते हैं, इसका भी मेजर फोकस रेवेन्यू होता है। कॉल सेंटर हैंडलिंग सेल्स जो होता है ना, आपका कॉल सेंटर के अंदर भी जो सेल्स हैंडल करते हैं, समझ में आया? तो इनका भी मेजर फोकस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये कैसे भी करके रेवेन्यू को जनरेट करे। याद रखिएगा क्या करे, रेवेन्यू को जनरेट करे। तो ये क्या कहलाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, रेवेन्यू सेंटर कहलाएंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर आपको याद रखना है, जैसे मार्केट शेयर हो गया है, जैसे सेल्स ग्रोथ रेट हो गया है, अचीवमेंट ऑफ द सेल टारगेट हो गया है, सेल पर शेयर पर्सन हो गया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर लिख के आने, बस इनको एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। समझ में आया? तो ये दूसरा आपका सेंटर था। जब भी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात करेंगे, पहला आपने क्या पढ़ा, पहला आपने कोस्ट सेंटर पढ़ा। वहां पे मेजरली हमारा जो डीलिंग रहेगा, जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट के लिए। रेवेन्यू के अंदर केवल रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड उसका पूरा मामला रहेगा। अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, देखिए प्रॉफिट के अंदर कुछ कुछ चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों मिलाकर के प्रॉफिट के अंदर आता है। यानी कि यहाँ पे जो मैनेजर होगा ना, वो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे वो आपका रेवेन्यू से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसकी, और आप लोग कॉस्ट में भी उसके साथ डीलिंग करेंगे। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, जैसे ये देखिए, अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि हम लोग बात करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट की, और ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रेवेन्यू भी आता है और ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर आपका कॉस्ट भी आता है। अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं, रेस्टोरेंट इन ए होटल, होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट होता है वो दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ब्रांच ऑफिस की आप लोग बात कर सकते हैं, रीजनल डिविजन्स की बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन की बात कर सकते हैं। तमाम किसके एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके प्रॉफिट सेंटर के एग्जांपल है। याद रखिएगा ये किसके एग्जांपल है, ये आपके प्रॉफिट सेंटर्स के एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट लिख के आइएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख के आना है, सेगमेंट मार्जिन लिख के आना है, और आपको प्रॉफिट वेरिएंस लिख के आना है। समझ में आया? बहुत बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशन लर्न कीजिए, बेसिक एग्जांपल लिख के आइए, बस इतना ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कहां पे, इन्वेस्टमेंट सेंटर के ऊपर। ठीक है ना, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग रेवेन्यू पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप लोग कॉस्ट पर फोकस करेंगे ही करेंगे, अलोंग विद अब यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आया? यानी यहाँ पे लिखा भी होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट सेंटर होती है, जहां पर मैनेजर कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? रेवेन्यू, कॉस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट इन द एसेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एग्जांपल आप लोग कॉर्पोरेट सब्सिडरीज का एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयूएस को जिसको आप लोग कहते हैं ना, इनका एग्जांपल ले सकते हैं। वहीं अगर आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट लिखना है तो आप लोग क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर, आरओआई की बात करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आपका दूसरा क्या है, रेजिडुअल इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इकोनॉमिक वैल्यू जो आपका एडेड है, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। यानी कि आपको केवल 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, आरओआई रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, अलोंग विद रेजिडुअल इनकम क्या होता है। इनके ऊपर आपके वो 2 या 3 जो भी क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर है, और इन्हीं को हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशन करना सीखना है, और एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से टैकल करके आना। समझ में आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, की आइडियाज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है। इसके बाद हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग क्या है, कितने तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपने एक बार डिस्कस कर ली तो अब हम बात करने वाले हैं डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसके बारे में बात करने वाले हैं, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस डिवीजन आर ट्रीटेड लाइक ए सेपरेट यूनिट। जिस कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर डिवीजन को हम लोग कैसे ट्रीट
ट्रीट करते हैं लाइक ए सेपरेट यूनिट ट्रीट करते हैं। देयर परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेलुएटेड यूजिंग द फिनेंशियल एंड द नॉन फिनेंशियल मेजर। अब यहाँ पे फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल मेजर्स की बात करेंगे, जहाँ पे आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और आप लोग दूसरा क्या करने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे सब्सिडरी रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी रेजिडुअल इनकम की बात, या क्या बोलते हैं आप लोग इसको, रेजिडुअल इनकम, यस, क्या हो गया आपका, ये रेजिडुअल इनकम की बात करने वाले, ठीक है। स्टार क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल 2 या 3 न्यूमेरिकल है, डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग देखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आपको क्या क्या गिवन मिलेगा, आपको गिवन मिलेगा नेट प्रॉफिट, आपको गिवन मिलेगा कैपिटल इंप्लॉयड, यानी कि कैपिटल गिवन मिलेगा, या कैपिटल की जगह इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है। अगर आप लोगों को परसेंटेज निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। समझ में आया? क्या कहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट कितना है, कैपिटल कितना था, या इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, यानी कि पेपर में आएगा कि आपको बताना फिनेंशियल मेजर्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लेन करो, फॉर्मूला बताओ और उसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब जैसे ये आपका ये जो मेथड है ROI, ये सिंपल भी रहने वाला है और वाइडली एक्सेप्टेड है। ये कंपेयर करता है डिफरेंट डिवीजन के अंदर, एनकरेज करता है एफिशिएंट यूज ऑफ द एसेट। ध्यान रखिएगा, ये किसको एनकरेज करता है, एफिशिएंट यूज ऑफ द एसेट को। वही इसकी कुछ अपनी एक लिमिटेशन भी है। देखिए लिमिटेशन क्या क्या है, में डिस्करेज न्यू इन्वेस्टमेंट इफ ROI इज रिड्यूस, यानी कि अगर आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो यहाँ पे जो आपका न्यू इन्वेस्टर है उसको डिस्करेज करता है ये। एंड फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ये किसके ऊपर फोकस करता है, माय डियर फ्रेंड, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। समझ में आया? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स रेट ऑफ रिटर्न को ही कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें क्या करना है, ROI को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, ठीक है, उस प्रॉफिट को हम लोग इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से परसेंटेज के लिए, तो आपको आपका ROI बहुत प्यार से मिल जाता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है और आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। वही अगर आप लोग सेकंड की बात करते हैं, यानी कि सेकंड जो आपका डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, इसको किस नाम से जाना जाता है, रेजिडुअल इनकम के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस में कैपिटल और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर्मूला है ये अगर आपने याद कर लिया ना तो आप लोग बहुत आराम से रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, ये जो भी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। एंड रिमूव करता है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बायसनेस को। अगर आप लोग लिमिटेशन की बात करते हैं तो आप लोग लिखाइएगा, नॉट कंपेरेबल बिटवीन द डिवीजन ऑफ ए डिफरेंट साइज, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट साइज के डिवीजन के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नंबर होता है, नॉट ए परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आता है वो नंबर में आता है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं आता है। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना। कैलकुलेटर देना, समझ में आई मेरी बातें? उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको यहां तक क्लैरिटी मिला होगा, आपको समझ में आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सवाल आएगा ही आएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या पूछा गया है, रेजिडुअल इनकम, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई ना तो बहुत आराम से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 2 ही क्वेश्चन, एक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एक मैं करवा देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो और पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, ABC लिमिटेड है 3 डिवीजन A, B और C, 3 अलग अलग डिवीजन है। जहां पर आप लोग देखेंगे तो सेल्स की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट माइनस करके ना यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, A का प्रॉफिट, B का प्रॉफिट, C का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल हो गया है, ठीक है। सॉरी, आपसे पूछा क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ROI, आपको क्या निकालना है, रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। अगर आप लोग इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग जैसे A का निकालना चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट A का निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो प्रॉफिट है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट हमारे पास कितने का है, 1 लाख रुपए का है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 लाख लिख देंगे। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपका कितना है, 3 लाख है। ओके, आपका कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 100 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरो और 2 जीरो, ठीक है ना। आपका कितना आ गया, आपका 100 डिवाइडेड बाय कितना आ गया है, 3, ये करीब करीब 33.3% आएगा, ठीक है। ये आपका
ए के लिए आ गया है। ऐसे अगर आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं किसके लिए, बी के लिए, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा। प्रॉफिट कितना है, अगर बी के लिए 2 लाख और 5 लाख, यानी आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कह देंगे 2 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है, आपको कितने से डिवाइड करना है, 5 लाख से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 200 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 2 बचेगा ना, अगर 200 को 5 हिस्सों में 5 का 20 कितना आ जाएगा, 40% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसे अगर आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सी के लिए, तो कितना है आपका 4 लाख गिवन है, ओके, 4 लाख आपने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 15 लाख का है, ओके, ये कितना हो गया आपका 15 लाख हो गया है। मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, आगे हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ऊपर कितना है, 400 है, डिवाइड करना है 15 से, तो ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स आपका 26%, कितना आ गया है 26%। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। इसमें 2 चीजें पूछी गई थी, यहाँ पे आपको रैंक भी बताना, क्या बताना, रैंक, जिसका बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट रैंक हो जाएगा, तो बी क्या है आपका फर्स्ट रैंकर है। ठीक है ना, अगर आप लोग सेकंड की बात करते हैं तो ए है, क्योंकि इसका इससे कम है, और सबसे कम किसका है, सी का है, तो थर्ड रैंक कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नो रॉकेट साइंस, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, बस इससे फालतू तो करना ही क्या है। इसके बाद आपको रेजिडुअल इनकम निकालना है, और आपको परसेंटेज दे रखा है, यानी कि रेट दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है। ठीक है, अगर आप लोग 15% की बात करते हैं तो कैपिटल मल्टीप्लाई में आर आपको करना होता है फॉर्मूले के अंदर। देखिए बाहर तो क्या होगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ये तो प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट के अंदर से कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रेट करना है। जैसे अगर आप लोग ए के लिए करते हैं, रेजिडुअल इनकम इज इक्वल टू द ए, क्या आपका प्रॉफिट कितना है, आपका 1 लाख है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, 1 लाख है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, आप लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, आपने क्या कहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपने कहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम। और अगर आप लोग देखेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब प्रॉफिट। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये आपका हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम, माइनस में आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। जैसे ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख का है, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 लाख करेंगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। समझ में आया, तो आपको क्या करना है, ये वो जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है, जिसको आप लोग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट के अंदर से ये वैल्यू माइनस करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग बी की बात करते हैं, अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो बी के लिए कैसे करेंगे, बी के लिए यहाँ पे आपको 5 लाख को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 15% से करना पड़ेगा, फिर आपको 15 लाख को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, और आप माइनस करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब आप लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आपका अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर से अगर वैल्यू को माइनस करेंगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यूनिट 5 वन शॉट, जहां पर आप लोग किसके बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों ने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। छोटा सा यूनिट था, मैंने सोचा क्योंकि छोटा सा यूनिट है तो आपको कॉन्फिडेंस है कि 10% हमारा पेपर हो गया है, 10% ही सेम कंट्रीब्यूट करने वाली है। पहली यूनिट जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल जो आपका बजटरी कंट्रोल भी पढ़ा चुका हूँ, तो 50% से ज्यादा सिलेबस में करा चुका, और बहुत जल्द पेपर से पहले आपको तमाम यूनिट चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक मिलते हैं, सोल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।